हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आज मैं आपको वो टॉपिक करवाने जा रहा हूं जो इंग्लिश के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है, टेंस, नरेशन और वॉइस। यदि हमें इंग्लिश पढ़नी सीखनी है, यदि हमें इंग्लिश बोलनी सीखनी है, यदि हमें इंग्लिश लिखनी सीखनी है तो वॉइस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, आप कोई स्पीकिंग कर रहे हो, तो वॉइस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हमारी इंग्लिश अधूरी है। फिर वॉइस जो है वो है क्या चीज़? आमतौर पे लोग कहते हैं कि वॉइस करने के लिए टेंस आने चाहिए, वॉइस करेंगे तो टेंस का ज्ञान होना ज़रूरी है। आज मैं आपको टेंस आते हो या नहीं आते हो, वॉइस आपको आएंगे, ये मेरी गारंटी है। जितनी देर मैं आपको बताऊं, क्लास में एक्टिव होके बैठ जाओ और लगातार ध्यान से देखते जाओ और अपनी कॉपी में लिखते जाओ। मैं फिर कह रहा हूं, ये मेरी जवाबदारी है। वॉइस आपको आएंगे, टेंस चाहे आए या नहीं आए। वॉइस आप सभी जानते हो, वॉइस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। सभी को पता, आपको जानते हो, करते आ रहे हो कई सालों से। एक चीज मैं और बता दूं, इंग्लिश की ऐसी कोई एग्जाम नहीं होती जिसमें वॉइस नहीं आता हो। आपको कोई एग्जाम पास करनी है, आपको कोई इंट्रेंस टेस्ट पास करना है, तो उसके लिए वॉइस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बड़े ध्यान से देखोगे, बड़े ध्यान से सुनोगे वो बातें जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, एक सेंटेंस लिखूं, आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश, ये तो है एक्टिव वॉइस। और दूसरा मैं लिखूं, इंग्लिश इज टॉट। इंग्लिश इज टॉट बाय मी, ये है पैसिव वॉइस। अब अपन इसको पढ़ के देखें, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। जब दोनों का मतलब एक ही है, जब दोनों का मतलब एक ही है, तो इनको अलग अलग क्यों लिखते हैं? आप मेरी बात को समझ रहे हो? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। जब दोनों का मतलब एक ही है तो फिर अलग अलग क्यों लिखा जाता है? देखो मैं बताऊं आपको, यहां पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? आई है। पार्ट्स ऑफ स्पीच अपन ने किए थे, सब्जेक्ट आई हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश है। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वाक्य एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है, और जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वाक्य किस में लिखा जाता है? पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। देखो, मैं राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, मारने वाला कौन है? राम। सब्जेक्ट कौन हुआ? राम। मैं सेंटेंस बोलूं, राम दशरथ का सबसे बड़ा पुत्र था, राम की शादी सीता से हुई, राम को 14 साल का वनवास हुआ और राम ने रावण को मारा। सेंटेंस सही है। मैं बदल रहा हूं इसको, राम दशरथ का सबसे बड़ा बेटा था, राम की शादी सीता से हुई, राम को 14 साल का वनवास हुआ और रावण राम के द्वारा मारा गया। बात किसकी कर रहे थे अपन? सब्जेक्ट ही कर रहे थे, और बीच में किसको घुसेड़ दिया? ऑब्जेक्ट को। जब हम बात सब्जेक्ट ही करते हैं तो सेंटेंस हमेशा एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है, और जब हम पैसिव की बात करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। एक मैं थोड़ा सा इसका वो स्ट्रक्चर भी आपको बता दूं। जैसे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती है और नहीं भी हो, फिर मेन वर्ब होगी। अब मेन वर्ब कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, फोर्थ भी हो सकती है और फिफ्थ भी हो सकती है। ये क्या बता दिया मैंने? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। देखो, एक अपने पास वर्ब है गो, फर्स्ट फॉर्म वेंट, सेकंड फॉर्म गोन, थर्ड फॉर्म और गोइंग, फोर्थ फॉर्म और गोज। कौन सी हो गई? फिफ्थ फॉर्म हो गई। डू, डिड, डन, डूइंग और
डज। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग और प्लेज। समझ में आ गया? यहां पे कोई भी वर्ब की फॉर्म हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब हो या नहीं हो। मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर दूं, हो भी सकता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होता, फास्ट इंडेफिनिट में नहीं होता, उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद होगा अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर किसका है? एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर होगा मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो होगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी इसमें पक्का, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव का सेंटेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पक्का है, और उसके बाद क्या है? बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट, और अदर वर्ड यदि है तो वाक्य के क्या हो जाएगा? लास्ट में हो जाएगा। ये क्या है? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। इन पर ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अपन करते जाएंगे, समझ में आता जाएगा। अब तक मैंने आपको बताया कि जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वाक्य हमेशा एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है, और जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वाक्य पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। अब किसी भी सेंटेंस का जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो 5 स्टेप्स जो हैं वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, और वो 5 स्टेप्स कौन से हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो 5 स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, वो बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखना इसका, लिखते जाना साथ साथ। नंबर 1, एक्टिव से पैसिव बनाते समय फर्स्ट स्टेप, नंबर 1 क्या करेंगे? सब्जेक्ट को, नंबर 1 ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, सब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे। क्लियर हो गया? नंबर 2 क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, और इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं टी और एस। टी का मतलब टेंस है और एस का मतलब सब्जेक्ट है। टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, मींस एक्टिव वॉइस में जो टेंस होगा पैसिव वॉइस में भी वही होगा, टेंस नहीं बदलेगा कभी भी, इस बात का ध्यान रखना। और एस का मतलब सब्जेक्ट के अनुसार। अब एक्टिव वॉइस में इज हो सकता है, लेकिन अपना ऑब्जेक्ट जो है वो यदि प्लूरल है तो फिर वहां पे आर आएगा, पर ये नहीं वहां पे वर आ जाएगा, टेंस चेंज नहीं होगा। और नंबर 3 जो है वो क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी पैसिव में। और नंबर 4 जो है वो बाई का प्रयोग, और बाई का प्रयोग मैं यहां पे लिखूं मोस्टली। मोस्टली का मतलब ज्यादातर में होता है, सभी में नहीं होता है। कहां नहीं होता है मैं बताऊंगा आगे। ज्यादातर में बाई का प्रयोग होता है। और 5th जो है वो फर्स्ट का उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट को हम कहां ले जाएंगे? ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे। ऐसे नहीं है सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे या ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, नहीं है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बना सकते अपन, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्या करेंगे? इनको रिप्लेस करेंगे। 5 स्टेप्स देखो, बिल्कुल सिंपल है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बाई लगा देंगे, और फिर क्या करेंगे? पहले का उल्टा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे। इन चीजों का ध्यान रखेंगे। अब देखो एक नई बात मैं आपको और बताऊं। कई बार हमें दिक्कत हो जाती है, कि सेंटेंस में कौन सा तो ऑब्जेक्ट है और कौन सा अदर वर्ड है। वो चीज मैं आपको बता दूं पहले, आज के बाद आप नहीं भूलोगे उस चीज को। अब तक आपको कंफ्यूजन था, आज तक आपको कंफ्यूजन था कि ऑब्जेक्ट कौन सा होगा और अदर वर्ड कौन सा होगा। अब आप ध्यान देना, मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं। ही इज रीडिंग ए बुक। मोहन टीचेस अस इंग्लिश। Ravi is going to school. People speak English all over the world.
they made him the monitor of the class। ये सेंटेंसेस देखो आप, जब हम कोई सेंटेंस पढ़ेंगे क्या क्या देख रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट कौन सा होगा ये देख रहे हैं, बाकी हमें दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैं सारी चीजें बता दूं आपको, सब्जेक्ट कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, वर्ब कौन सी होगी। देखो किसी वाक्य को जब हम पढ़ेंगे उसमें कोई ना कोई काम होगा, इसमें काम हो रहा है रीडिंग का, वर्ब हो गई, इसमें काम हो रहा है टीचेज का, वर्ब हो गई, इसमें काम हो रहा है गोइंग का, ये वर्ब हो गई, इसमें काम हो रहा है स्पीक का, ये वर्ब हो गई, और इसमें काम हो रहा है मेड का, ये वर्ब हो गई। फॉर्म कोई भी हो सकती है सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार, उस काम को कोई ना कोई करने वाला होता है। देखो यहाँ पे रीडिंग का काम कौन कर रहा है, ही, ये सब्जेक्ट हो गया। टीचर्स का काम कौन कर रहा है, मोहन, ये सब्जेक्ट हो गया। गोइंग का काम कौन कर रहा है, रवि, ये सब्जेक्ट हो गया। स्पीक का काम पीपल, ये सब्जेक्ट हो गया। और मेड का काम दे, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखो मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में हेल्पिंग वर्ब, मैंने बताया था ना किसी में हो सकती है किसी में ना भी हो। इसमें इज हेल्पिंग वर्ब है, इसमें इज हेल्पिंग वर्ब है, और इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब क्या होगा, अपन क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट का हमें पता चल गया, हेल्पिंग वर्ब का हमें पता चल गया, मेन वर्ब का हमें पता चल गया। अब हमें देखना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट देखने के लिए मैं आपको हिंदी के दो शब्द बता रहा हूं, क्या और किसे। ध्यान रखना, क्या और किसे, क्या और किसे का जवाब मिलेगा ना, वो ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा वाक्य में। ध्यान रखना इस बात का। और कैसे पता चलेगा हमें, आप सेंटेंस को बोलो वर्ब तक, मैन वर्ब तक के वाक्य को आप बोल के देखो। देखो यहाँ पे ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, ए बुक, ए बुक। जवाब मिल गया नहीं मिल गया, इसका जवाब हमें मिल रहा है। वह क्या पढ़ रहा है, ए बुक पढ़ रहा है, एक पुस्तक पढ़ रहा है। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो मोहन टीचर्स, मोहन पढ़ाता है, मोहन पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश, ऑब्जेक्ट हो गया। मोहन टीचर्स, मोहन पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश, ऑब्जेक्ट हो गया। किसे पढ़ाता है, अस, हमें पढ़ाता है, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। एक वाक्य में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। अब यही मैं लिखूं मोहन टीचेस अस इंग्लिश इन द क्लास, तो इन द क्लास क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद जो आ रहा है वो क्या है, अदर वर्ड है। नेक्स्ट देखो राम इज गोइंग, राम जा रहा है, क्या जा रहा है, जवाब नहीं मिल रहा। किसे जा रहा है, जवाब नहीं मिल रहा, तो ये क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया। कहां जा रहा है ये नहीं पूछना हमें, कहां का जवाब नहीं चाहिए हमें, क्या और किसे का चाहिए, वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ध्यान रखना इस बात का, इसलिए इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। पीपल स्पीक, लोग बोलते हैं, लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंग्लिश, ऑब्जेक्ट हो गया। किसे, इसका जवाब इसमें नहीं आ रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया। पीपल स्पीक इंग्लिश, लोग इंग्लिश बोलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है हमें, आगे वाले वाक्य में इजीली बना सकते हैं हम। दे मेड, उन्होंने बनाया, क्या बनाया, द मॉनिटर ऑफ द क्लास, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। और किसे बनाया, हिम, उसे बनाया, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है वाक्य में कौन सा तो सब्जेक्ट है, कौन सी मेन वर्ब है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये पहचानने में। अब अपन वॉइस करते हैं रूल्स के अनुसार। इनमें ध्यान रखना आपको, ये स्टेप्स वाला, इन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। पहला काम ये करना है, दूसरा ये करना है, तीसरा ये करना है, चौथा ये करना है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था यदि वर्ब है, सॉरी मैंने आपको बताया था कि यदि आपको टेंस याद है या नहीं है तो भी आप वॉइस कर सकते हो। मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान रखना। रूल्स में आपको नंबर 1 करना है, और नंबर 1 क्या करना है, यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगी और उस हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा तो उस वाक्य का पैसिव बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब तो उसी टेंस की लगाएंगे
और उसके साथ क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। आईएनजी वाली फॉर्म है तो बीइंग लगा देंगे, ये ध्यान रखना है। अब अपने को जरूरी नहीं है टेंस में जाना कि टेंस कौन सा होगा, ये होगा वो होगा। देखो मैं एग्जांपल से लिख रहा हूं, राम इज प्लेइंग हॉकी। देखो फॉर्मेट को, हेल्पिंग वर्ब है और आईएनजी वाली फॉर्म है, प्लेइंग। राम इज प्लेइंग हॉकी। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, हॉकी, प्लेइंग हो गई, वर्ब इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और राम क्या है, सब्जेक्ट। अब स्टेप्स फॉलो करो अपने। सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है, ले आओ हॉकी। दूसरे नंबर पे क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब टी और एस के अनुसार। मैंने अभी आपको बताया था कि टेंस नहीं बदलेगा, मींस इजमार है तो इजमार रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार लगानी है। अब देखो हॉकी सिंगुलर है तो इज लग जाएगा, राम इज प्लेइंग गेम्स होता तो गेम्स, अब गेम्स यहां पे आता तो क्या हो जाता, आर हो जाता। इस बात का ध्यान रखना आपको, टेंस नहीं बदलेगा, इजमार है तो इजमार ही रहेगा, वाजवर नहीं होगा, हैड हैज हैव नहीं होगा, टेंस वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की लगेगी। और पहला काम अपना कंप्लीट हो गया, सेकंड हेल्पिंग वर्ब लग गई। अब थर्ड क्या है, थर्ड फॉर्म लगेगी, फोर्थ क्या है, बाई, और फिफ्थ क्या है, राम। बहुत इजी है, सिंपल है। यही सेंटेंस मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, राम was not playing hockey। देखो यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, राम सब्जेक्ट है, was हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव बना दिया, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस सिंपल था तो हमने सिंपल बना दिया, इसका नेगेटिव है तो नेगेटिव बना देंगे। नेगेटिव नोट कहां लगा हुआ है, देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही, कि यदि सेंटेंस सिंपल है तो सिंपल बना देंगे, और यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव बना देंगे। बाकी स्टेप्स वही है, क्या हो जाएगा, हॉकी। अब हॉकी सिंगुलर है तो इसके साथ वाज ही आ जाएगा। हॉकी वाज, नोट लग गया इसमें, नोट, हॉकी वाज नोट बीइंग प्लेड बाय राम। यहां पे देखो इस सेंटेंस में बीइंग आ गया, इसका कहां गया, बीइंग तो लगेगा ही लगेगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब यहां पे बीइंग बताओ मुझे कहां लग रहा है, यहां पे लग रहा है, हॉकी इज बीइंग प्लेड। ध्यान रखना है, ऐसे रह सकता है, रहना नहीं चाहिए। देखो अपन ने छोड़ दिया था, इसको मिस कर दिया था, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लग रहा है, कब, जब आईएनजी वाली फॉर्म है तो। नेगेटिव है तो नेगेटिव बना दिया। एक चीज मैं आपको और बता दूं, बीइंग, बीन और बी, बीइंग, बीन और बी जिस भी सेंटेंस में आएंगे, ध्यान रखने तीनों थर्ड फॉर्म से पहले लगेंगे। देखो यहां पे हॉकी इज बीइंग कहां लग रहा है, प्लेड से पहले। अब यहां भी देखो हॉकी वाज नोट बीइंग प्लेड। अब ऐसे नहीं कर सकते, हॉकी वाज बीइंग नोट प्लेड, ऐसे नहीं कर सकते। ध्यान रखना है, वाज के बाद है तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा। एक मैं थोड़ा सा और बता दूं, नेगेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं ना तो तीन तीन हेल्पिंग वर्ब हो जाती हैं, दो दो हेल्पिंग वर्ब हो जाती हैं। जैसे विल हैव बीन, विल हो गई, हैव हो गई, बीन हो गई। हमें नोट लगाना तो कहां लगाएंगे, फर्स्ट के बाद। अब यहां पे भी देखो वाज बीइंग हो गई, लेकिन नेगेटिव बना रहे तो कहां लगेगा, फर्स्ट के बाद लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वाज राम प्लेइंग हॉकी। ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है तो कैसे है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में है और उसमें भी स्टार्टिंग में लगा दो आप। पैसिव जब आप चेंज करोगे तो देखो हॉकी, हॉकी के साथ क्या जाएगा, वाज, और फिर हॉकी। बीइंग प्लेड
बाई राम, और वो क्वेश्चन मार्क लास्ट। अब देखो यहां पे मैं राम की जगह चेंज कर दूं, यहां राम की जगह मैं प्रोनाउन लगा दूं, इसका ही लगा दूं। देखो इधर ध्यान दो, ही इज प्लेइंग हॉकी, ही इज प्लेइंग हॉकी, तो यहां पे राम था, हमने राम का यहां पे राम ले आए, लेकिन यहां पे ही है तो फिर यहां पे हॉकी इज बीइंग प्लेड बाई ही नहीं होगा। ये भी 5 बातें आपको ध्यान रखनी है। वो इसमें 5 का विशेष संबंध है। कौन सी 5 बातें? ही यदि आ गया तो उसको बदली करते समय हिम करेंगे, सी यदि आ गया तो उसे हम क्या करेंगे? हर करेंगे, आई यदि आ गया तो उसे मी करेंगे, दे यदि आ गया तो उसे देम करेंगे, और वी यदि आ गया तो उसे क्या करेंगे? अस करेंगे। ये ध्यान रखना है। यदि हम ऑब्जेक्ट को लेकर सब्जेक्ट की जगह ला रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट की जगह ला रहे हैं तो ही हो जाएगा, और ही को हम सब्जेक्ट से उठाकर ऑब्जेक्ट की जगह ला रहे हैं तो हिम हो जाएगा। इन 5 में ही चेंज होगा, बाकी कोई बदलाव नहीं होगा। बाकी कोई नाम है, इट है, टीचर है, स्टूडेंट है, जो भी है उसका वो ही रहेगा। ये 5 जो है वो चेंज हो जाएंगे। पहला अपन ने रूल किया है, यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म है तो उसको बदली करते समय हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की लगाएंगे और उसके साथ क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। इसमें टेंस की मैं बात करूं तो 2 टेंस आ गए। कौन से आ गए? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस। पर मैंने आपको बताया था कि टेंस की हम बात ही नहीं करेंगे, हम तो क्या कर रहे हैं? बिना टेंस के वॉइस कर रहे हैं और हमारे समझ में भी आ रहा है। नेक्स्ट, यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगी और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो उस वाक्य का पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब तो हम उसी टेंस की लगाएंगे और उसके साथ बीन लगा देंगे। बीन, बीन, ये ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैं सिंपल में यदि बात करूं तो आईएनजी वाली फॉर्म होगी तो बीइंग लगा देंगे, और थर्ड फॉर्म यदि होगी तो हम बीन लगा देंगे। अब एक नई बात अपने सामने उभर के आ गई कि कई बार है ना सेकंड फॉर्म भी वही होती है, क्योंकि आगे वाला पॉइंट मैं करवाने जा रहा हूं किसी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म होगी तो ऐसे करेंगे। अब प्लेड है, प्लेड, ये सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। किसी सेंटेंस में हमें कैसे पहचान पाएंगे कि ये थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है? देखो एक सिंपल सी बात मैं बता दूं, आपको पहले से पता भी होगा, नहीं पता है मैं बता दूं। किसी भी वाक्य में यदि जैसे ये 2 होती हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती हैं, अकेली होगी, विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब होगी, वो तो क्या है? सेकंड फॉर्म होगी, और जिसमें हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या है? थर्ड फॉर्म होगी। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई प्लेड हॉकी, आई प्लेड हॉकी, और एक सेंटेंस में लिखूं आई हैड प्लेड हॉकी, आई हैड प्लेड हॉकी, एक सेंटेंस में ये लिखूं। अब देखो यहां पे प्लेड है, यहां पे भी प्लेड है, लेकिन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जो अकेली रहती है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, और जो कभी अकेली नहीं रहती है, देखो पैसिव में भी हम थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब तो है ही है, मस्ट है। अब ये कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ ये फॉर्म है, ये कौन सी हो गई? वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। जो सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती हैं, सेम होती हैं, उनमें ध्यान रखना है, अकेली होगी तो सेकंड फॉर्म होगी और हेल्पिंग वर्ब के साथ है तो थर्ड फॉर्म होगी। अब अपने पॉइंट पे आ जाते हैं अपन। क्या लिखा है? यदि किसी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उसका पैसिव बनाते समय हम क्या करेंगे? उसका पैसिव बनाते समय हम बीन लगा देंगे। आईएनजी वाली फॉर्म है तो बीइंग लगा देंगे, थर्ड फॉर्म है तो बीन लगा देंगे। देखो, आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, आई सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, फूड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं, क्या खा चुका हूं? फूड, ऑब्जेक्ट हो गया। ध्यान रखना। अब देखो हेल्पिंग वर्ब हो गई ना, और इसके साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेकंड वाला। देखो स्टेप्स,
सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह कैपिटल हो जाएगा एफ, फूड, फिर हैज आएगा, हैव आएगा। ध्यान रखना हैड नहीं आ सकता, हैज या हैव में से एक आएगा। आई के साथ हैव आ रहा है, फूड जो है वो सिंगुलर है इसलिए हैज आ गया। फूड हैज बीन ईटन बाई, आई का हो जाएगा मी, ये ध्यान रखना है। अब यही सेंटेंस यदि नेगेटिव हो, आई हैव नॉट ईटन फूड, आई हैव नोट, सेंटेंस लिखते जाना, अलग अलग लिखना। ये मैं एक साथ ही बता रहा हूं आप लोगों को, अलग अलग लिखना है। देखो नोट कहां लग गया, हैव के साथ लग गया, तो क्या हो जाएगा, फूड हैज नोट बीन ईटन बाई मी। देखो अलग अलग लिख देते हैं, बुक्स में अलग अलग बता देते हैं टीचर्स, अलग अलग बताने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल बना दो, और नेगेटिव है तो नेगेटिव बना दो, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव बना दो। भाई नोट जहां इसमें लगा हुआ है वहां पे इसमें लगा दो। अब देखो हैड आई ईटन फूड, ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब देखो ईटन थर्ड फॉर्म हैड लगा हुआ है, अब क्या हो जाएगा, फूड, हैड है इसमें, हैड ही रहेगा, हैड फूड बीन ईटन बाई मी। अपना सेकंड रूल कंप्लीट हुआ। फर्स्ट कौन सा था, आईएनजी वाली फॉर्म है तो बीइंग, और सेकंड कौन सा है, यदि थर्ड फॉर्म है तो बीन लगा देंगे। अब थर्ड पॉइंट रूल्स में थर्ड जो है वो क्या है, यदि किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, या फिर उस वाक्य में डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है। किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या फिर डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो उसको बदली करते समय हम क्या करेंगे, वाज वर लगा देंगे, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, राम किल्ड रावण, राम सब्जेक्ट हो गया, किल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई ना, और रावण ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या बन जाएगा इसका, रावण was killed by राम। क्लियर हुआ। यदि सेकंड फॉर्म है तो वाजवर लगा देंगे, थर्ड फॉर्म है तो बीन लगा देंगे, और आईएनजी वाली फॉर्म है तो बीइंग लगा देंगे। राम डिड नॉट प्ले हॉकी। देखो डिड आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो भी क्या लग रहा है, वाजवर लगेगा। क्या हो जाएगा, हॉकी वाज नॉट प्लेड बाई राम। इंट्रोगेटिव बना दो, डिड आई टीच यू, डिड आई टीच यू, क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में तो उसमें भी लग जाएगी, यू, यू के साथ वर आएगा, वर यू टॉट बाई मी। ये थर्ड पॉइंट कंप्लीट हुआ। कौन सा, यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाजवर लगा देंगे। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देखो फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में है और सेकंड फॉर्म पास्ट में है, तो ये तो सीधी सी बात है, पास्ट में है तो वाजवर और प्रेजेंट में है तो इजमार। इसलिए क्या लिख रहे हैं, यदि किसी सेंटेंस में, फोर्थ पॉइंट, यदि किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या फिर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस भी हो सकता है, या फिर डू डज हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती हैं, तो उस वाक्य में हम क्या लगाएंगे, इज एम
आर लगाएंगे, बाकी सब ये स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। देखो, ही टीचेस मी, ही टीचेस मी, ही सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, एस लगा हुआ है, और ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या होगा देखो, आई के साथ ई जाएगा, एम आएगा या आर आएगा, आई एम टॉट इंग्लिश बाई, हैं आई एम टॉट, इंग्लिश है ही नहीं इसमें, मैंने गलत लिख दिया, आई एम टॉट बाई हिम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, डू आई राइट ए लेटर, इंट्रोगेटिव है, तो क्या कर देंगे, डू आई राइट, क्या मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं, ए लेटर, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर इज ए लेटर रिटन बाई मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक मैं थोड़ा सा वर्ब से रिलेटेड आपको बता दूं, वर्ब से रिलेटेड क्या है कि किसी सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, इसमें हमें कंफ्यूजन हो जाता है। देखो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि इज लगाएं, आर लगाएं, एम लगाएं। आज मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, इसका ध्यान रखना आप, किसी भी सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये कंफ्यूजन आज से दूर। आप बताओ, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, उसके लास्ट में क्या होता है, एस होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लास्ट में एस होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वो ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी जिसके लास्ट में एस होगा। देखो, डज सिंगुलर के साथ, इज सिंगुलर के साथ, हैज सिंगुलर के साथ, वाज सिंगुलर के साथ, गोज सिंगुलर के साथ, टीचेस सिंगुलर के साथ, ये ध्यान रखना, कंफ्यूजन दूर। सिंगुलर के साथ डज लगेगी, लास्ट में एस है, सिंगुलर के साथ इज लगेगी, लास्ट में एस है, सिंगुलर के साथ हैज लगेगी, लास्ट में एस है, सिंगुलर के साथ वाज लगेगी, लास्ट में एस है, गोज, टीचेस, ये भी सब किसके साथ लगते हैं, सिंगुलर के साथ। ये 4 रूल्स कंप्लीट हुए। 5th रूल, 5वां जो रूल है वो क्या है, यदि किसी वाक्य में कोई मॉडल होगा, यदि किसी वाक्य में कोई मॉडल होगा तो उस वाक्य में आए मॉडल के साथ बी लगाकर वाक्य बना देंगे। यदि किसी वाक्य में कोई मॉडल होगा तो उस मॉडल के साथ बी लगाकर वाक्य बना देंगे। ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखो इसमें, आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन टीच इंग्लिश, मॉडल आ गया। कई बार अपन है ना नरेशन को इसमें घुसेड़ देते हैं, नरेशन इसमें ले आते हैं, कैन का कुड बनता है, यहां भी हम ऐसा कर देते हैं। नहीं, रूल क्या है, मॉडल के साथ बी लगाकर वाक्य अपन बना देंगे। इस चीज का ध्यान रखना है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। इसमें सिर्फ ये शब्द ही चेंज होते हैं, बाकी नरेशन की तरह कोई बदलाव नहीं होगा। कैन का कैन ही रहेगा क्योंकि मॉडल सेम ही रहेगा, उसके साथ बी लग जाएगा। इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इंग्लिश, फिर कैन बी, कुछ नहीं करना आपको, आए हुए मॉडल के साथ बी लगाकर वर्ब की 3rd फॉर्म, इंग्लिश कैन बी टॉट बाई मी, सी कुड नॉट कुक फूड। नेगेटिव है तो उसमें भी नेगेटिव हो जाएगा, क्या होगा, फूड कुड नॉट बी कुक्ड बाई हर, सी का हो गया हर। अब तक अपन ने 5 रूल्स किए हैं, 5 रूल्स किए हैं। यदि आईएनजी वाली फॉर्म है तो बीइंग लगा देंगे, यदि 3rd फॉर्म है तो
बीन लगा देंगे, यदि सेकंड फॉर्म है तो वाज वर, डिड भी अपने आप में सेकंड फॉर्म है, और यदि फर्स्ट फॉर्म है, देखो डू है तो फर्स्ट फॉर्म है, डज है तो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ही, इज एम आर लगा देंगे, और मॉडल यदि कोई आ गया तो उस मॉडल के साथ क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे मॉडल्स वाले पॉइंट में एक ध्यान देने वाली बात है, आपको एक नोट लगाना है, और आमतौर पे इसी प्रकार के एग्जाम्पल्स पेपर में आ जाया करते हैं, इस बात पे ध्यान देना। क्या लिखा रहा हूं मैं नोट में, नोट में क्या होगा आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, यदि किसी वाक्य में विल या सेल मॉडल के रूप में होंगे, विल या सेल यदि किसी वाक्य में मॉडल के रूप में है, तो हमें ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ, आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे, चाहे वाक्य में विल हो चाहे वाक्य में सेल हो। देखो मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान दो मेरी बात पे, मैंने आपको बताया कि मॉडल के साथ बी लगा देंगे। ध्यान क्या रखना है, यदि वाक्य में विल और सेल मॉडल के रूप में हो तो ध्यान रखना है, विल और सेल आए तो ही ध्यान रखना है, बाकी जो 11 मॉडल है उनके साथ बी लग जाएगा। विल सेल आए तो ध्यान रखना है, क्या रखना है, आई और वी के साथ सेल बी लगाएंगे, बाकी सबके साथ विल भी लग जाएगा, वाक्य में चाहे सेल हो वाक्य में चाहे विल हो। सेंटेंस देखो, ही विल टीच मी, ही विल टीच मी। देखो विल आया है तो हमें सोचना है, क्या सोचना है, यदि यहाँ पे आई बन जाएगा या यहाँ पे विल बन जाएगा तो चाहे वी बन जाएगा, तो ये विल हो चाहे सेल हो, आई और वी के साथ सेल भी ही आएगा। देखो अब क्या बनेगा इसका, आई विल है ना, तो भी क्या आएगा इसमें, सेल भी ही आएगा। क्यों, आई और वी के साथ सेल भी आएगा, विल भी नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना है। बाकी सबके साथ विल भी आएगा, आई और वी के साथ विल भी नहीं आ सकता। आई सेल बी टॉट बाई हिम, आई सेल टीच यू, आई सेल टीच यू। क्या बनेगा इसका, आई सेल टीच यू, यू विल बी टॉट बाई मी। अब आप सोचोगे कि विल वाले में तो सेल आ रहा है और सेल वाले में क्या आ रहा है, विल आ रहा है, ऐसा नहीं है। कंडीशन क्या है, आई और वी होगा तो ही सेल भी आएगा, बाकी सबके साथ क्या है, विल भी आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो, ही विल टीच इंग्लिश, ही विल टीच इंग्लिश, विल आ गया, हमें सोचना है। अब इंग्लिश, इंग्लिश आई और वी तो नहीं है ना, आई और वी नहीं है तो विल बी, इंग्लिश विल बी टॉट, इंग्लिश विल बी टॉट बाई हिम। आज की क्लास में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखना है आपको, यदि क्लियर समझना है तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा, और यदि अच्छा लगे तो बीच बीच में लाइक भी कर दिया करो।